हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बच्चों खगोलीय दूरदर्शी के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल में क्रम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लें। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है शिव कोचिंग क्लासेस का, तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं दूरदर्शी है क्या। दूरबीन जिसे बोलते हैं टेलीस्कोप। जैसे हमारे पास प्रकाशीय यंत्र एक प्रकार से सूक्ष्मदर्शी से हम सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं, वैसे ही दूर के वस्तुओं को देखने के लिए एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र बनाया गया बच्चों, जिससे आसानी से हम ग्रह, तारे, पिंड है ना, ग्रह, उपग्रह, इनको हम देख सकते हैं, जिनका नाम रखा गया बच्चों दूरदर्शी या दूरबीन। यानी दूर के वस्तुओं को देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम दूरदर्शी कहते हैं, या दूरदर्शी उस प्रकाशीय यंत्र को कहते हैं जिसकी सहायता से दूर के वस्तुओं को देखा जाता है। ठीक बच्चों, नोट कर लिया आपने परिभाषा। लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग कि दूरदर्शी या दूरबीन उस प्रकाशीय यंत्र को कहते हैं जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। ये दो प्रकार से होता है, एक अपवर्ती दूरदर्शी और एक परावर्ती दूरदर्शी। बच्चों दूरदर्शी में आपके पास दो लेंस है, एक आपका अभिदृश्यक लेंस होता है जो वस्तु की ओर होता है, और एक आपका नेत्रिका लेंस होता है। तो जो अपवर्ती दूरदर्शी है बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका खगोलीय दूरदर्शी, ये अपवर्ती ही दूरदर्शी है। इसमें अभिदृश्यक लेंस जो होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें उत्तल लेंस होता है, लेकिन यहीं पे इसके जगह अवतल दर्पण लगा दें तो ये आपका परावर्ती दूरदर्शी कहलाता है। दो प्रकार का दूरदर्शी होता है, एक अपवर्ती दूरदर्शी और एक परावर्ती दूरदर्शी। ध्यान रखिएगा बच्चों, अपवर्ती दूरदर्शी और एक परावर्ती दूरदर्शी। तो अपवर्ती दूरदर्शी में जो आपका अभिदृश्यक लेंस होता है, यहां पे बच्चों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब परावर्ती दूरदर्शी होता है तो वहां अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लेना, कभी यदि क्वेश्चन पूछ दे कि परावर्ती दूरदर्शी में क्या डिफरेंस है, अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी मुख्य रूप से क्या डिफरेंस है, तो अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस, और जो परावर्ती दूरदर्शी होता है उसमें अभिदृश्यक के रूप में बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब ये अभिदृश्यक और नेत्रिका है क्या बच्चों। जो वस्तु की ओर होता है वो आपका अभिदृश्यक, वस्तु को देखने वाला, और जो आई पीस लेंस बच्चों मतलब जो नेत्रिका के पास में होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, वस्तु की ओर ऑब्जेक्ट को देखता है, और जहां से हम आंख से देखते हैं वो आपका नेत्रिका लेंस होता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका दो लेंस है, एक अभिदृश्यक और एक आपका नेत्रिका लेंस है। अभिदृश्यक लेंस थोड़ा सा बड़ा है, नेत्रिका लेंस थोड़ा सा छोटा है। दोनों के दोनों यहां पे जो लेंस है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया बच्चों। और ये खगोलीय दूरदर्शी है। खगोलीय दूरदर्शी जो अपवर्ती दूरदर्शी का उदाहरण है, क्योंकि अपवर्ती दूरदर्शी में आपने समझा कि अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों यहां पे उत्तल लेंस दोनों के दोनों हैं। यदि मैं आपसे कह दूं कि जो फोकस दूरी किसकी अधिक होगी, अभिदृश्यक की कि नेत्रिका लेंस की, तो बच्चों आप कहोगे कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, क्योंकि इसका आकार बड़ा है। जिस लेंस का आकार बड़ा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी। इस उपकरण की सहायता से हम दूर की वस्तुओं को, जैसे आकाशीय पिंडों को, जैसे ग्रह, तारे आदि को देखने में करते हैं, इसलिए इस दूरदर्शी का नाम खगोलीय दूरदर्शी रखा गया है। खगोली का मतलब खगोल की चीजों को देखने के लिए, अर्थात आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जिस दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है उसे हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। और वहीं पे बच्चों पृथ्वी पर ही स्थित दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम जिस प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम पार्थिव दूरदर्शी कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी मतलब खगोल की आकाशीय पिंडों को देखने के लिए। पार्थिव दूरदर्शी का मतलब होता है पृथ्वी पर ही स्थित वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, वो आपका पार्थिव दूरदर्शी कहलाता है। नोट कर लिया आपने बच्चों।
परिभाषा वगैरह। चलो आगे बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इसके आवर्धन क्षमता से ही पूछा जाता है। लेकिन नोट रखना यहां पे आप लोग कि खगोलीय दूरदर्शी में किसकी फोकस दूरी अधिक होती है, तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है नेत्रिका लेंस से, क्योंकि अभिदृश्यक का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चों। ठीक है, नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है, द्वारक भी कम होता है, और अभिदर्शक की फोकस दूरी भी अधिक होती है, द्वारक भी अधिक होता है। द्वारक का मतलब होता है बच्चों जहां से वस्तु को देखा जाता है वो द्वारक कहलाता है। आवर्धन क्षमता होता क्या है कि जैसे हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु द्वारा नेत्र पर कितना कोण बन रहा है, ठीक है, वस्तु द्वारा नेत्र पर कोण, तो ये अल्फा कोण कहलाएगा। भले ही नेत्र यहां पर है तो वस्तु द्वारा अल्फा कोण बन रहा है, ठीक है। और जो प्रतिबिंब द्वारा कितना बन रहा बच्चों, इनके अनुपात में ही आपका आवर्धन क्षमता निकल कर आता है। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को हम वस्तु का क्या बोलते हैं बच्चों, आवर्धन क्षमता कहते हैं, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। फिर से समझ लेना, क्योंकि एक तथ्य जो है, डिटेल्स जो है यदि आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं फिर आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं होती प्यारे बच्चों। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, जैसे यहाँ पे बीटा है, ये अंतिम प्रतिबिंब है बच्चों, ये आपका A2 B2। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और वस्तु द्वारा अंतरित कोण का जो अनुपात है, नेत्र पर जो कोण बनते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा और वस्तु द्वारा, इनके कोणों का अनुपात ही आपका रैखिक नहीं बोलेंगे, आवर्धन क्षमता कहेंगे, जैसे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है। अब होता क्या है बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है कि जब कोई वस्तु अनंत पर है, जैसे वस्तु यहां पे पता नहीं है कहां पे है, अनंत पर है, तो जब प्रकाश किरण अनंत से होकर आती है तो भाई उसका प्रतिबिंब आपके फोकस पर बनता है। तो जो आपका अभिदर्शक लेंस है तो इसके द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनेगा, क्योंकि आपको मैंने समझाया था लेंस में कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यदि बच्चों वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यहां पर ये आपका ए बी अनंत पर है, कोई क्लियर नहीं है। एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशी केंद्र से होकर जाता है और एक प्रकाश किरण बच्चों सीधा जाता है, और दोनों जहां पे मिलते हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, और ये मुख्य रूप से जो आपका अभिदर्शक का फोकस होगा बच्चों वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ए बी का प्रतिबिंब A1 B1 बन गया। अब जो A1 B1 है बच्चों नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का आकार करता है। यहां से प्रकाश किरण चलती है, एक प्रकाशी केंद्र से होकर सीधे निकल जाती है, एक प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है बच्चों, फिर अपवर्तन होता है। इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जहां पे मिलता है वहीं पे प्रतिबिंब बनाता है। फिर से समझना बच्चों, यहां पर आपका एक वस्तु ए बी है, एक वस्तु क्या बच्चों ए बी है, ये अभिदर्शक लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब A1 B1 पर बनता है, क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर प्रतिबिंब बना। ये जो A1 B1 है दूसरे लेंस के लिए वस्तु का आकार करेगा बच्चों। एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे चली गई, एक इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, फिर अपवर्तन हुआ बच्चों, ठीक है। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया तो अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 बनता है। A2 B2 A2 V2 इसके द्वारा प्रतिबिंब का जो नेत्र पर अंतरित कोण है वो बीटा है और वस्तु द्वारा अल्फा है। बीटा अपान अल्फा ही बच्चों इसकी आवर्धन क्षमता कहलाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे, पूरा कहानी लिखा रहता है ताकि आप लोग भटको नहीं, परेशान ना हो। तो रैखिक बोल देता हूं, कोई बात नहीं। आवर्धन निकालना बच्चों, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आपका निकल कर आएगा बीटा अपान अल्फा के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों बच्चों? इसके कारण है कि चूंकि अल्फा व बीटा का मान बहुत कम है, यानी अल्फा और बीटा बहुत छोटा होता है, इसलिए अल्फा के जगह tan अल्फा और बीटा के जगह tan बीटा का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद आगे की ओर चलें। tan बीटा बराबर और tan अल्फा बराबर निकालना बच्चों। देखिएगा यहां पे कोण है, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो कोण बीटा है बच्चों, तो इसका सामने वाला भुजा आपका लंब कहलाएगा, आधार आपका ये कहलाएगा। ऐसे ये अल्फा है, ये अल्फा है, दोनों समान होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो tan अल्फा के लिए निकालेंगे बच्चों, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आपका आधार हो गया। तो यहां से आप लोगों को थोड़ा सा बताना है कि सबसे पहले हम त्रिभुज
त्रिभुज ए, हम यहां पर ए ले नहीं सकते हैं, यहां पर ऐसा लेते हैं A1 B1 O या A1 O B1 में, A1 O V1 में tan अल्फा, कोण के सामने वाली भुजा लंब A1 B1 और बचा जो सबसे बड़ा कर्ण है और आधार आपका हो जाएगा OV1। ठीक है, OB1 तथा, क्या सर, तथा में क्या लेंगे, एक और त्रिभुज लेकर चलेंगे। एक और त्रिभुज है हमारा, देखिएगा बच्चों, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला है A1EB1 त्रिभुज A1EB1 में, इस पर हम लेंगे tan बीटा, कोण के सामने वाली भुजा लंब A1 B1 और आधार आपका EV1 हो जाएगा बच्चों, EV1 हो जाएगा। इसको अपन मान रख देते हैं समीकरण 1 में, इसको आप समीकरण 1 दे देना। समीकरण 1 में मान रखने पर, चलो बच्चों फटाफट समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 में या 1 से कर दो बस, m बराबर tan बीटा की जगह कितना हो जाएगा, A1 B1 अपान EB1। ठीक है, फिर बच्चों आपका tan अल्फा का कितना हो जाएगा, A1 B1 अपान कितना हो जाएगा बच्चों, OB1। अब यहां पे जो कट पिट रहा उसे काट दो बच्चों, सिंपल है, ये हर का अंश और अंश का अंश, भाई ये बीच वाला भाग है, ये पूरा अंश है, नीचे हर है, तो ऊपर ऊपर वाला भाग कट गया। तो अब आपको समझना है, ये नीचे जाएगा बच्चों, अंश का हर नीचे जाता है और हर का हर ऊपर जाता है, ये OB1 हो गया। OB1 और EB1, इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। OB1 और EB1 निकालना है बच्चों, फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। एक ये त्रिभुज लिया, tan अल्फा सामने वाली भुजा लंब, ये आधार हो गया, तो tan अल्फा बराबर A1 B1 बटा OB1। tan बीटा लिया बच्चों, A1 B1 बटा EB1। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, और होगा भी तो भाई जो नहीं समझेगा तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से O से B1, ये बच्चों प्रतिबिंब B1 है तो प्रतिबिंब की दूरी नहीं लेंगे, ये इसका फोकस दूरी है तो इसको हम FO लिखेंगे। ठीक है, FO लिखेंगे, ऋण लिख दे नहीं, क्योंकि O से B1 दूरी लेंगे, प्रकाश की किरण की दिशा उधर है, जिधर प्रकाश की किरण की दिशा होती है बच्चों, उसकी हम दूरी को ऋणात्मक मान नहीं ले सकते हैं, धनात्मक ही रहेगा। तथा बताओ, तथा EB1, EB1 ये जो है इस लेंस के लिए वस्तु का आकार करता है, वस्तु की दूरी को U से, आई पीस लेंस है बच्चों, नेत्रिका लेंस इसलिए UE, और यहां से दूरी हम विपरीत दिशा में ले रहे हैं क्योंकि प्रकाश किरण आगे की ओर जा रहा है। तो जब प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में हम चिन्ह हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, चिन्ह परिपाटी यही तो कहता है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बच्चों आप रख दो FM बराबर OB1 का मान आपका F0 और इसका माइनस UE, कुल मिलाकर के F0 बटा UE आ गया। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये जरूरत पड़ेगा अभी, या करके सबसे बढ़िया सर ऐसा लिख दो ना, ये माइनस है तो माइनस ऊपर कर दो और UE को नीचे कर दो और इसको समीकरण 2 दे दो, समीकरण 2 दे दो भैया। ठीक है, समीकरण 2 आ चुका है, ये हमारा बच्चों एक प्रकार से आ चुका है आवर्धन क्षमता, लेकिन कंडीशन बोला करता है, पहला कंडीशन ये बोलता है स्थिति फर्स्ट कि जब प्रतिबिंब कहां पर बने बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। देखिएगा, न्यूनतम दूरी का मतलब कि हम स्पष्ट रूप से उसे देख सकें, उसके लिए बच्चों हम
प्रतिबिंब की दूरी को d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लेंस सूत्र से लगाएंगे बच्चों, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र कोई बच्चा बताएगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान यदि लगा लोगे बच्चों कि यहां पर चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, चिन्ह परिपाटी से हम किसके लिए बात कर रहे हैं? नेत्रिका के लिए। तो नेत्रिका का जो बच्चों फोकस दूरी होगा FU होगा। ठीक है, ये फोकस दूरी इसका कहाँ है? तो इसका फोकस दूरी इसके आगे होगा, प्रकाश किरण इधर ही चल रही है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये प्लस में होगा। प्रतिबिंब की दूरी नेत्रिका से बच्चों, यहां से प्रतिबिंब इधर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इसलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए d का प्रयोग करते हैं, वो भी ऋणात्मक होगा। और बच्चों वस्तु की दूरी नेत्रिका के लिए UE होगा, लेकिन ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये A1 B1 इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, प्रतिबिंब ये है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी आपका 1/FE बराबर कितना आ गया? 1/FE बराबर आया 1/-1/d प्लस का 1/UE, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहां से 1/UE का मान निकल कर आ जाएगा, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/d प्लस में होगा बच्चों, प्लस 1/FE। 1/UE का मान यहां पे रख दे, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो m बराबर आपका माइनस FO है ही है, तो यहां 1/d प्लस 1/FE आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका किसके लिए? ये किसके लिए आ गया? ये जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इस स्थिति में दूरदर्शी के नली की लंबाई, नली की लंबाई कितना होता है बच्चों? दोनों के फोकस दूरी के योग के बराबर होता है। नोट करके रख लेना। नहीं, फोकस दूरी नहीं, एक FO पूरा और एक UE। ठीक है, ये UE बच्चों, यानी ये जो डायग्राम था आपका, यहां से ये और ये दोनों के योग के बराबर होता है नली की लंबाई। इतना ही रहता है, इससे ज्यादा कुछ लेते नहीं है। दूसरा कंडीशन प्यारे बच्चों कि जब प्रतिबिंब, दूसरा कंडीशन स्थिति सेकंड कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? फोकस पर बने, अनंत पर बने, है ना। यानी अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु को फोकस में रखना होगा, वस्तु को फोकस में रखना होगा। ध्यान रखना कि जो वस्तु की दूरी है वो फोकस दूरी पर रखना होगा, इसलिए समीकरण 2 से ही करेंगे। समीकरण 2 से बच्चों स्मॉल m बराबर, समीकरण 2 था कि 3 था, अब हम याद ही नहीं समीकरण यहाँ पे बच्चों लगभग, है ना। समीकरण 2 था तो ये 3 हो जाएगा और ये समीकरण 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं समीकरण 3 से। तो ये m बराबर हो जाएगा आपका माइनस FO रहेगा ही बच्चों, UE के जगह FE कर दो, बस खत्म। और इस स्थिति में नली की लंबाई, इसमें आप लोग लिख लेना, नली की लंबाई इसमें होता है बच्चों जो पहले बता दिया था, F0 प्लस FE। ठीक है, ये आपका हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 20 मिनट में कहानी खत्म है और ज़्यादा नहीं, 2 ही पेज का है बच्चों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तैयार जरूर कर लेना और जो भी डाउट हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो। आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, करता भी रहूँगा। ठीक है, बस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।